Hello everyone. So welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel itself. Now Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want instant 10% discount, then use code Sharma YT10 SHARMA YT10. If you use this code, then you will get immediately 10% off. So let us start with our today's topic. So आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में. देखो ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है. ब्लू रेवोल्यूशन होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिश एंड द मरीन प्रोडक्ट. ठीक है. तो जो फिश और जो मरीन प्रोडक्ट्स जो होती है उनमें अगर कोई इंक्रीज उनका जो इंक्रीज होता है उनका जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ अ पैकेज प्रोग्राम, एक प्रॉपर पॉलिसीज, एक प्रॉपर प्रोग्राम्स की वजह से जो फिश और मरीन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन. ओके. सो द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिश एंड द मरीन प्रोडक्ट थ्रू अ पैकेज प्रोग्राम इज नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन. ओके. और ये लॉन्च कब हुआ था? ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था बिटवीन 1985 टू 1990. जब इंडिया का 7 5-year प्लान था तब ये लॉन्च हुआ था. ओके. सो इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान that went from 1985 to 1990. ओके. अब देखो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन था उसने क्या काम किया था. It has brought improvement in aquaculture by adopting new techniques of fish breeding, fish rearing, fish marketing and fish export. देखो ये एक्वाकल्चर का क्या मतलब होता है. एक्वाकल्चर का मतलब होता है जब तुम कोई एक्वेटिक एनिमल्स को तुम रियरिंग करते हो, उसको तुम ग्रो करते हो फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर. वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्वाकल्चर का क्या मतलब होता है. एक्वाकल्चर मीन्स अगर तुम कोई जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहता है, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको तुम ग्रो करते हो, उनकी तुम रियरिंग करते हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर. और ये एक्वाकल्चर के अंदर हमें इंप्रूवमेंट लानी है. ठीक है. तो ब्लू रेवोल्यूशन का मेन काम क्या था. ब्लू रेवोल्यूशन ने एक्वाकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आया. कैसे इंप्रूवमेंट्स वो लेके आया कि जो फिश ब्रीडिंग होती है, फिश ब्रीडिंग, फिश रियरिंग, फिश मार्केटिंग और फिश एक्सपोर्ट के अंदर एक्वाकल्चर में नई टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हुआ. तो हमने फिश ब्रीडिंग, फिश रियरिंग, फिश मार्केटिंग और फिश एक्सपोर्ट में हमने नई टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन किया. ओके. देखो फिश ब्रीडिंग मतलब होता है फिश का रिप्रोडक्शन करवाना. फिश रियरिंग का मतलब होता है मतलब हमें फिश को ग्रो करना है फॉर कमर्शियल पर्पस. ओके. तो उसका मतलब होता है फिश रियरिंग, फिश मार्केटिंग और फिश एक्सपोर्ट. ओके गाइस. सो ये था इंट्रोडक्शन टू ब्लू रेवोल्यूशन. अब ये जो फिशिंग है ना, ये फिशिंग जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. बहुत सारी जो कम्युनिटीज जो इंडिया के अंदर है उनके लिए फिशिंग जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है कि मेजोरिटी सम ऑफ द कम्युनिटीज, ओके, सेवरल कम्युनिटीज इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी प्राइमरी इनकम फिशिंग से आती है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिशिंग फिशरीज सेक्टर, दैट फिशिंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सेवरल कम्युनिटीज इन इंडिया. अब जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है. ओके. सो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर विथ एक्सपोर्ट्स वर्थ मोर देन 47,000 करोड़ रुपीज. इंडिया के अंदर फिशरीज का एक्सपोर्ट कितना है? 47,000 करोड़ रुपीज. इतना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट है. एंड इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर विथ एक्सपोर्ट्स वर्थ मोर देन 47,000 करोड़ रुपीज. ओके. Fisheries are in fact India's single largest agriculture export with a growth rate of 6 to 10% in the last 5 years. In comparison, the growth rate of the farm sector in the same period is about 2.5%. देखो अब ये जो फार्म सेक्टर है उसका जो ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 2.5%. लेकिन ये जो फिशरीज का जो सेक्टर है, ठीक है, फिशरीज जो है उसका जो ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 6 to 10%.
ओके, तो आप कंपेयर करो, फार्म सेक्टर का ग्रोथ है 2.5%, फिशरीज का ग्रोथ रेट है 6 to 10%. सो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन. अब जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ओके, ब्लू रेवोल्यूशन को क्या अचीव करना था, तो ये हम लोग देखते हैं. देखो, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज फुल्ली टैपिंग द टोटल फिश पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बोथ इन द इनलैंड एंड द मरीन सेक्टर. तो मरीन सेक्टर के अंदर जितने भी फिश होती है, ठीक है, जितने भी फिशरीज सी के अंदर होती है, बाद में इनलैंड फिशरीज जो होती है, ठीक है, तो फुल्ली टैपिंग द टोटल फिश पोटेंशियल. तो यहाँ पे हम लोग फिश पोटेंशियल को टैप करने वाले हैं. और जो फिशरीज का जो प्रोडक्शन होता है बाई 2020 वी आर गोइंग टू ट्रिपल द प्रोडक्शन. 2020 के आते वक्त हम लोग फिश का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग ट्रिपल करने वाले हैं. बाद में हम लोग फिशरीज का जो सेक्टर है उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन अ मॉडर्न इंडस्ट्री. ओके, सो ट्रांसफॉर्मिंग द फिशरीज सेक्टर इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्री विद अ स्पेशल फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस. तो हम लोग फिशरी सेक्टर को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री. कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, नए नए प्रोसेस लेके आएंगे. ओके, बाद में डबलिंग द इनकम ऑफ द फिशर्स एंड द फिश फार्मर्स. देखो, फिशर्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग फिश कैच करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिशरीज. ओके, तो हमें फार्मर्स, ये जो फिश फार्मर्स जो होते हैं और ये जो फिशर्स होते हैं उनकी हमें इनकम को डबल करना है. ओके, सो डबलिंग द इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड बेटर पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ई कॉमर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल बेस्ट इनोवेशन. ठीक है, तो हमें फिशर्स और फिश फार्मर्स जो होती है उनकी इनकम को डबल करना है. हमें कैसे डबल करना है, हमें इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इन लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. बाद में हमें पोस्ट हार्वेस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, तो हमें उसे डेवलप करना है. ठीक है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ताकि ये जो इनकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो एकदम इजीली सेल हो पाए एंड दे कैन अर्न द रेवेन्यू. सो हमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें इंप्रूव करना है. बाद में यहाँ पे ई कॉमर्स की भी बात की गई है. ओके, टू एंश्योर द इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इन इनकम एनहेंसमेंट. ओके, तो सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन इनकम एनहेंसमेंट. ओके, बाद में ट्रिपलिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स बाय 2020 with focus on benefits flow to fishers and fish farmers and enhancing the food and nutritional security of the country. तो हमें जो इंडिया की जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको भी हमें इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन. और 2020 के एंडिंग तक हमें जो एक्सपोर्ट में से जो अर्निंग्स होती है उसे हमें ट्रिपल करना है. ओके, सो ट्रिपलिंग द एक्सपोर्ट अर्निंग्स बाय 2020 with special focus on benefits flow to fishers and fish farmers and enhancing the food and nutritional security of the country. ओके, तो देखो, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, देखो फिश के अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स. तो अगर लोग ज्यादा फिश कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो इससे हम लोग जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है हम लोग उसे भी एड्रेस कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द फिश, गुड क्वालिटी फिश. तो लोग, सो इफ पीपल आर कंज्यूमिंग द फिश, तो फिश के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके गाइस, तो इसकी वजह से हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. ओके, अब इंडिया का कितना पोटेंशियल है, ये फिशरी सेक्टर के अंदर इंडिया का कितना पोटेंशियल है. सो इंडिया हैज अ लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स एंड टैंक्स, वेटलैंड्स, ब्रैकिश वाटर, कोल्ड वाटर, लेक्स एंड रिजर्वायर्स, रिवर्स एंड कैनाल्स. ओके, सो इंडिया के पास बहुत सारे एक्वेटिक रिसोर्सेज है. ओके, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है. So this is one of the reason why we can develop the fishery sector, because India has large amount of natural aquatic resources such as the ponds and tanks, wetlands, brackish water, cold water, lakes and reservoirs. बाद में इंडिया के पास है 8,118 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. ओके, so in addition to it, India has 8,118 kilometer of long coastline. So it is well positioned to have a blue revolution. Now in India, largest species of fish are found in India. Okay. Largest species of fish are found in India and there is also tremendous scope for breeding of colorful ornamental fish. तो ornamental fish जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही कलरफुल होती है. तो इंडिया के पास बहुत स्कोप है कि ये जो ornamental fish है उनकी हम ब्रीडिंग कर सके. ओके, बाद में इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज है फिश की. देखो, बाद में ये जो फिशरीज है, फिशरीज और एक्वाकल्चर है,
उसका इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 1%, ओके, और 5% टू दी एग्रीकल्चरल जीडीपी। सो एग्रीकल्चरल जीडीपी के अंदर फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है 5%, और जो इंडिया की जो पूरी जीडीपी है उसके अंदर फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 1%। नाउ इंडिया हैज अ मरीन फिशर पॉपुलेशन ऑफ 3.5 million with over 10.5 million people engaged in inland fishery and fish farming. Okay, at 4.5 million tons per annum, India is the world's second largest fish producer. Okay, देखो इंडिया का पर एनम कितना प्रोडक्शन है फिश का? इंडिया का पर एनम पूरे साल का प्रोडक्शन है 4.7 मिलियन टन्स। ओके, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है विद एक्सपोर्ट्स वर्थ मोर देन 47,000 करोड़ रुपीज। तो ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है फिशरीज के अंदर वो है 47,000 करोड़ रुपीज, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। बाद में एक्वाकल्चर की प्रोडक्शन के अंदर इंडिया इज ओनली बिहाइंड चाइना विच हैज एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 60 मिलियन टन्स। ओके, अगर हम एक्वाकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन मतलब हमें एक्वेटिक एनिमल्स को हमें ग्रो करना है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो एक्वाकल्चर के अंदर चाइना जो है वो हमसे आगे है, और इंडिया इज ओनली बिहाइंड चाइना। फिशरीज आर द कंट्रीज सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 6 to 10%, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो फार्म सेक्टर है उसका सेम टाइम पीरियड के अंदर ग्रोथ था 2.5%। ठीक है, फार्म सेक्टर जो है उसका सेम पीरियड के अंदर ग्रोथ था 2.5%, तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इंडिया ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या ब्लू रेवोल्यूशन में हमने अचीव किया था? देखो, इंडिया फर्स्ट ब्लू रेवोल्यूशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। तो 7th 5-year जो प्लान था तब ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था बिटवीन 1985 to 1990। अब जब ये जो ब्लू रेवोल्यूशन जब लॉन्च हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट किया था? गवर्नमेंट ने बेसिकली क्रिएटेड फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, सो जब ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, स्पॉन्सर किया था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, अब ये जो फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है उसने क्या किया? उसने एक्वाकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए वो लोग। ठीक है, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी ने एक्वाकल्चर के अंदर वो लोग इंप्रूवमेंट लेके आए। वो लोग इंप्रूवमेंट कैसे लेके आए? उन लोगों ने नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। कहाँ पे नई टेक्निक्स यूज की? यहाँ पे फिश ब्रीडिंग के अंदर, रियरिंग के अंदर, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के अंदर। सो द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी ब्रॉट इंप्रूवमेंट इन एक्वाकल्चर by adopting new techniques of fish breeding, rearing, marketing and export. बाद में during the 8th 5-year plan from 1992 to 1997, the intensive marine fisheries program was launched, in which collaboration with multinational companies was encouraged over a period of time. तो 8th 5-year plan के टाइम पे 8th 5-year plan के टाइम पे क्या हुआ था? हम लोगों ने क्या लॉन्च किया था? ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के टाइम पर हम लोगों ने जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था। ओके, बाद में फिशिंग हार्बर्स है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे? विशाखापट्टनम के अंदर, कोची के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो फिशिंग हार्बर्स इन विशाखापट्टनम, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर वेर एस्टैब्लिश्ड। ओके, अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हमने सेटअप किए थे, और अब वो इंक्रीज होने वाली है। किसके लिए हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं? सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, और जो स्पीशीज होती है उसके अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट ला पाए। ठीक है, फिशरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग रिसर्च सेंटर को इंक्रीज भी करने वाले। सो नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स हैव आल्सो बीन सेटअप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द स्पीशीज। The initiative once again picked up pace after the Modi government took over in 2014 to transform the sector with increased investment in better training and infrastructure। बाद में ये जो इनिशिएटिव था उनकी जो पेस है वो 2014 के बाद बढ़ चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फिशरी सेक्टर के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पे? बेटर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसकी वजह से 2014 के बाद ये जो सेक्टर है उसकी पेस बहुत बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए थे? देखो, ये मैंने पढ़ा दिया है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, एक बार आप खुद पढ़ लेना। तो सबसे पहले फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट हैड लॉन्च द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी
तो इसका क्या काम था? इट हैज इम्प्रूव द एक्वाकल्चर बाय प्रोमोटिंग न्यू टेक्निक्स फॉर फिश ब्रीडिंग, रियरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स। ये मैंने डिस्कस कर लिया है। बाद में इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ था टू डेवलप द फिशरीज सेक्टर। बाद में फिशिंग हार्बर्स भी मैंने आपको बढ़ा दिया कि वो एस्टेब्लिश हुए थे ट्यूटिकोन के अंदर, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना। बाद में रिसर्च सेंटर्स को भी हमने इंक्रीज किया था, रिसर्च सेंटर्स आर आल्सो एस्टेब्लिश्ड, ओके। बाद में 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो इनिशिएटिव था उसकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, ओके। सो दिस इनिशिएटिव हैज पिक्ड अप द स्पीड ड्यूरिंग द 2014 अंडर द मोदी गवर्नमेंट। अब ये एक स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ओके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये जो स्कीम है, द स्कीम इज एम्ड टू टर्न इंडिया इनटू हॉटस्पॉट फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स थ्रू एप्रोप्रिएट पॉलिसी, मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो हमें इंडिया को हॉटस्पॉट बनाना है फिश और एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का। फिश और एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का हॉटस्पॉट हमें इंडिया को बनाना है। कैसे हम लोग बनाएंगे? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। बाद में हम प्रॉपर पॉलिसीज बनाएंगे जो फेवरेबल होगी फिशर्स और फिश फार्मर्स के लिए, ओके। तो हमें इंडिया को हॉटस्पॉट बनाना है फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स। बाद में द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग ऑल द फिशरमैन अंडर द एम्बिट ऑफ फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बाद में हमें जितने भी जो फिशरमैन है वो सारे के सारे फिशरमैन को हम लोग फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर लेके आना है और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनमें सारे फिशरमैन को इंक्लूड करना है, ओके। अब ये जो स्कीम है उसका जो एम है is to increase the fish production। augment मतलब increase करना, to increase the fish production to achieve its target of 15 million tons by 2020 under the blue revolution and raise it thereafter to about 20 million tons by 2020 to 2023, okay। so ये उसका टारगेट है। अब बहुत सारे चैलेंजेस है। दिस ब्लू रेवोल्यूशन इज फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। तो कौन से चैलेंजेस है वो? देयर इज अ मेजर कंसर्न ओवर द स्टैग्नेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मरीन फिशरीज। तो ये जो मरीन फिशरीज है उनकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो रही है, तो ये सो दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। बाद में लैक ऑफ फॉर्मल वर्किंग कैपिटल फॉर फंडिंग ऑफ स्मूथ एंड एफिशिएंट फिशरीज। तो जितने भी जो फिशरीज है, देखो फिशरीज मतलब देखो एक इंडस्ट्री भी होती है। फिशरीज को तुम ऐसा समझो कि वो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे वो फिश को कल्टीवेट करते हैं, वो लोग फिश को ग्रो करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस। वहां पे सब होता है, फिश रियरिंग होती है, फिश ब्रीडिंग होती है, फिश मार्केटिंग होती है। तो जितनी भी फिशरीज है उनके लिए प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर एफिशिएंट फंडिंग नहीं है, तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। सो देयर इज अ लैक ऑफ फॉर्मर वर्किंग कैपिटल फॉर फंडिंग ऑफ स्मूथ एंड एफिशिएंट फिशरीज। बाद में एनवायरमेंटल थ्रेट्स है, डिजीज रिस्क है, ठीक है। सो देयर इज अ चैलेंज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल थ्रेट्स, डिजीज रिस्क एंड ट्रेड बैरियर्स व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। There are some technical issues such as availability of necessary feed and medicines for the fishery sector। तो फिशरी सेक्टर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिश होती है, उनके लिए प्रॉपर मेडिसिन को अवेलेबल करवाना वो भी एक चैलेंज है। द इशू रिगार्डिंग ponds and tanks in most parts of the mainland in India is that they are typically multiple use water bodies which makes them unreliable for fish production unless they are managed well। देखो इंडिया के अंदर जितने भी जो वाटर बॉडीज है ना, इंडिया के अंदर जो वाटर बॉडीज है, दे आर मल्टीपल यूज वाटर बॉडीज। मतलब लोग वहां पे नहाते भी है, ठीक है, वहां पे सीवेज भी डिस्चार्ज करते हैं, वहां पे जो वेस्ट होता है, सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वहां पे डिस्चार्ज होता है। तो जो वाटर बॉडीज होती है वो मल्टीपल यूज वाटर बॉडीज है। हमें क्या करना है? हमें एक प्रॉपर वाटर बॉडीज को कंस्ट्रक्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ फिशरीज के लिए हो, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट वाटर बॉडीज विच आर मेनली फॉर फिशरीज पर्पज। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज है वो मल्टीपल यूज वाटर बॉडीज है। बहुत सारे लोग वाटर बॉडीज को यूज करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर वाटर बॉडीज को डेवलप करना है जो सिर्फ और सिर्फ ये फिशरी सेक्टर के लिए हो, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। Food and Agriculture Organization reports that nearly 90% of the global marine stocks have been fully exploited or depleted to an extent that recovery may not be possible biologically। जो 90% जो marine stock है वो deplete हो चुका है। बाद में discharge of harmful substances like plastics and other waste into the water bodies cause devastating consequences for aquatic life। हम लोग वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, तो ये जो होता है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट होती है वो फिश के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर ह्यूमन बींग्स या फिश को कंज्यूम करते हैं तो प्लास्टिक भी हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज इन ब्लू रेवोल्यूशन। अब वे फॉरवर्ड क्या है? डीप सी फिशिंग वुड रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स एंड वी हैव टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो डीप सी फिशिंग करनी हो तो उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए,
तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकती, हमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सो वी नीड टू इंक्रीज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. India's long coastline has the potential of becoming the strength of the economy, particularly through the exploitation of the blue revolution. Marine capture fisheries should be exploited more in the country. These resources could be used for ensuring food security and poverty alleviation. So this is the way forward. There is not much to explain in this particular slide, so you can read it on your own. अब देखते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है. India has witnessed many revolutions in food industries such as white and green revolution that were related to the milk and agriculture respectively. जो white revolution था it was related to the milk और ये जो green revolution था it was related to agriculture. Now under the pink revolution focus was on onion production and poultry and meat sector. India being a country that is rich in the poultry and cattle population has a high potential to grow in this particular sector. सो जो पोल्ट्री और मीट सेक्टर के अंदर जो रेवोल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिंक रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये एक बार आप खुद पढ़ लेना कि पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है. बाद में द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मीट एंड द पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर एंड टू इंक्रीज ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया इज द पिंक रेवोल्यूशन. और ये जो मॉडर्नाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो मीट इंडस्ट्री होती है उसके अंदर लोग मिकेनाइजेशन करने वाले. मिकेनाइजेशन मतलब हम लोग बहुत सारे मशीन इन्वॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मशीन्स. ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी देयर. बाद में स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे होने वाली है. सो मॉडर्नाइजेशन इज द मेकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेसेस इन द मीट इंडस्ट्री. Industrialization and upgraded technologies are necessary for the Indian entities to meet and maintain the global standards. देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जितनी भी हम लोग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एंटिटीज के लिए. मतलब जितनी भी इंडियन इंडस्ट्री मतलब जितने भी जो कंपनीज है विच आर इन्वॉल्व इन द मीट प्रोडक्शन, ताकि वो अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके. तो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और नई नई टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल करना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो अडॉप्टिंग एंड डेवलपिंग मास प्रोडक्शन कैपेसिटीज हेल्प इंडस्ट्रीज बी मोर प्रोडक्टिव. अगर कोई मीट इंडस्ट्री है उसकी हमने अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी सो इट विल बी मोर प्रोडक्टिव. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से नई टेक्नोलॉजी का यूज करने से मीट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. There is a tremendous scope for development of the domestic market because a significant number of population of India still prefer to buy meat from the local shop instead of standard packaged meat. अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो मीट को प्रेफर करते हैं कि वो लोकल शॉप में जाके बाय करे इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ स्टैंडर्ड पैकेज मीट. तो रेडीमेड मीट प्रोडक्ट्स आज अभी तक लोग बाय नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैक्सिमम पीपल आर बाइंग द मीट फ्रॉम द लोकल शॉप. फर्दर कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ जूनोटिक डिजीज it is necessary that India maintains and builds quality facilities so that exports of the country do not get banned by the other countries. अभी जूनोटिक डिजीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है. तो अगर इंडिया चाहता है कि उनकी जो मीट प्रोडक्ट्स है वो दूसरी कंट्री में बैन ना हो जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, सो हमें हाई क्वालिटी को मेंटेन करना है क्योंकि ताकि हमारे जो मीट प्रोडक्ट्स है वो दूसरी कंट्री में बैन ना हो जाए. अब गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज को प्रमोट किया है टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन. देखो 100% FDI इज अलाउड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. बाद में देयर इज नो एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स चार्ज इन द मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर. नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे 100% FDI इज अलाउड. फॉरेन कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकती है इन द पोल्ट्री सेक्टर. यहाँ पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं है. कहाँ पे? पोल्ट्री सेक्टर के अंदर, पिंक रेवोल्यूशन के अंदर. बाद में जो पोल्ट्री और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर. In order to keep a check on the amount of the meat wasted, the quality standards, deterioration and contamination of the produce, the government has launched a comprehensive scheme for the modernization of the slaughterhouse across the country. So government ने slaughterhouse को modernize करने के लिए भी schemes launch की है. Okay? बाद में the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. तो ये authority का नाम क्या है? Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority has approved 70 integrated abattors, ठीक है, abattors, slaughterhouses and meat processing plants in the country. देखो abattors का मतलब भी slaughterhouse ही होता है. Okay? So the National Research Center on Meat based in Hyderabad is established to conduct basic and applied research in the area of meat quality control. देखो ये जो हैदराबाद के अंदर सेंटर है, ठीक है, हैदराबाद के अंदर ये सेंटर है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट.
अब नाम से पता चल रहा है कि ये रिसर्च कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, ये नेशनल रिसर्च सेंटर है। नाम से पता चल रहा है कि ये रिसर्च कंडक्ट करने वाला है। कहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करेगा? मीट के अंदर। मीट जो इंडस्ट्री होती है ना, मीट के अंदर वो रिसर्च कंडक्ट करने वाला है, टू कंडक्ट द बेसिक एंड द अप्लाइड रिसर्च इन द एरिया ऑफ मीट क्वालिटी कंट्रोल। अब पिंक रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है? द अथॉरिटी ऑफ द पिंक रेवोल्यूशन फॉल्स अंडर द नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। देखो, एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उसके अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। अब ये जो बोर्ड है वो देखती है पिंक रेवोल्यूशन को। दिस पर्टिकुलर बोर्ड हैंडल्स द पिंक रेवोल्यूशन। अब कुछ चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस क्या है? देखो, इंडिया के अंदर जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, बहुत ही ज्यादा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इंडिया ग्लोबल मार्केट में मीट इंडस्ट्री का सिर्फ 2% कॉन्ट्रीब्यूटर है। मतलब हमारे पास बहुत सारी लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2% ऑफ इट। बाद में स्टैंडर्डाइजिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द मीट एंड द पोल्ट्री, ये भी एक चैलेंज है। क्रिएटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर मीट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। देखो, मीट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट अगर हमें इनको बढ़ाना है तो हमें एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज को क्रिएट करना है। सो दिस इज ऑल्सो चैलेंज। बाद में प्रोवाइडिंग मीट टेस्टिंग फैसिलिटीज, की हमारा जो मीट है वो हाई क्वालिटी का है या नहीं, इसको टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट करवाने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाद में प्रोवाइडिंग कोल्ड स्टोरेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाना है हमें। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर एंड मोर हाइजीनिक मेथड फॉर मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग। ये सेक्टर को ज्यादा हाइजीनिक बनाना है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हमें लेके आना है। व्हाट आर दी कंसर्न्स? पिंक रेवोल्यूशन के कंसर्न्स क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि जो लाइवस्टॉक होती है ना, वो 18% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एमिट करती है। तो ये जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, जो ब्लू रेवोल्यूशन के लिए बहुत ही यूजफुल है, वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। कितना एमिट करती है? 18% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बाद में एनिमल प्रोटीन में से अगर तुम्हें 1 कैलोरी तुम्हें प्रोड्यूस करना हो, सपोज एनिमल प्रोटीन में से यू नीड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी, और जो प्लांट प्रोटीन है उसमें से तुम्हें 1 कैलोरी प्रोडक्शन करना हो, देन एनिमल प्रोटीन के लिए 11 टाइम्स ज्यादा फॉसिल फ्यूल चाहिए। ओके, एनिमल प्रोटीन में से अगर तुम्हें 1 कैलोरी प्रोड्यूस करना हो एनर्जी, और प्लांट प्रोटीन में से 1 कैलोरी अगर तुम्हें प्रोड्यूस करना हो, देन एनिमल प्रोटीन के लिए चाहिए 11 टाइम्स एज मच एज फॉसिल फ्यूल। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स। बाद में जो मीट इंडस्ट्री के अंदर जो एनिमल्स जो होते हैं, उनकी जो हालत होती है बहुत ही गंदी होती है। ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ एनिमल क्रूअल्टी, दिस एनिमल्स लिव वेरी पुअर क्वालिटी लाइव्स, एनिमल क्रूअल्टी इज देयर। सो ये भी एक हमारा कंसर्न है। बाद में जो मीट प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, वो ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट के लिए भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि देखो, अगर कोई डिजीज होता है, अगर वो एनिमल के अंदर होता है, और ये एनिमल डिजीज जो है ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो दिस इज हाउ दिस मीट प्रोडक्शन फैसिलिटीज are a significant risk to the human health and the environment. Animal waste may also be a serious source of contamination and pollution of groundwater and the air. जो animal waste होता है वो ground water और air को भी pollute कर सकता है। The concentration of parasites, bacteria and chemical contaminants in animal waste can have drastically detrimental effects on ecosystems and communities living near the waste disposal. According to United Nations, 30% of the Earth's landmass is devoted to raising animals to become meat, which includes land that is used for the grazing and for the crop growth, which is used as a feed. देखो, ये जो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो अर्थ का जो लैंडमास है, तो अर्थ का जो 30% लैंडमास है वो हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग एनिमल्स को रेज करने के लिए यूज करते हैं, और ये एनिमल्स बनने वाले हैं मीट। सो 30% ऑफ द अर्थ लैंडमास इज डिवोटेड टू रेजिंग एनिमल्स टू बिकम द मीट। और ये जो लैंडमास है हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग ये जो लैंड है वो ये एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द एनिमल विद द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। बाद में इंडिया इज said to be home to 40% of the population, favoring a vegetarian diet, which means that the resources India is devoting to meat production, if it is not even domestically consumed, is very high. तो इंडिया के अंदर जो 40% पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है। तो अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो हम लोग इतना सारा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं मीट सेक्टर के अंदर? ओके, बाद में वे फॉरवर्ड क्या है? रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चैलेंजेस मेंशन्ड अबव, द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। देखो, बहुत सारे चैलेंजेस है, मैंने आपको डिस्कस किया। ये जो चैलेंजेस है, इवन दो हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस है, फिर भी ये जो मीट इंडस्ट्री और पोल्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका बहुत पोटेंशियल है कि वो ग्रो करे। ओके, द प्रेजेंट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट इज अराउंड 6 grams a day,
विच विल इम्प्रूव टू 50 grams a day by the next decade or so. तो अभी हम लोग फिलहाल कितना हम लोग अभी कहाँ पे, अभी ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है मीट का वो कितना है 6 grams per day, जो कि बढ़ने वाला है 50 grams per day. सो ये इंक्रीज होने वाला है, हमारा कंजम्पशन ऑफ मीट इंक्रीज होने वाला है. So such a phenomenal increase in meat consumption ensures that the sector will witness a tremendous growth. Okay, so this was the way forward. So guys, this is the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.